नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक गिवन है जो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी जो बेसिक साइंस है उससे उलट इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें साइंस की जो एडवांसमेंट हुई है उसका टेक्नोलॉजिकल पार्ट या फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट आपसे एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। ये सेम क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी में देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके आते थे यूपीएससी आईएएस में, वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रखा है, उसका हल्का लेवल का कह सकता हूँ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजिकल पार्ट जो वहाँ पर आया हुआ है उसी के इन एंड अराउंड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको जो डिवाइडेड है उसमें आपके कुछ टॉपिक है जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ आपके और डिफरेंट जो एप्लीकेशन जो हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक एक करके हम सब कुछ कवर कर देंगे आपका, जिसमें आज हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया है आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछेगा, कंसेप्चुअल पार्ट चाहे फैक्चुअल पार्ट, जो भी पूछने वाला है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से। तो बिल्कुल आराम से बैठिएगा और कॉपी पेन उठा लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। बाकी इसके नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में डाल देकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आप साथ साथ में ड्रॉ करते रहिएगा, ठीक। इसमें डायग्राम ज़्यादा है, थोड़ा समझने वाली बातें ज़्यादा होती हैं, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्पेस टेक्नोलॉजी आप समझते ही, पहले जब स्पेस टेक्नोलॉजी वर्ड आपके दिमाग में आता है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर स्पेस होता क्या है या फिर अंतरिक्ष आपका होता क्या है, ठीक। ये दो वीडियो आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, मैं हिंदी में बोलता भी रहूँगा और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो समझिएगा थोड़ा। तो स्पेस आपका होता है, उसके लिए समझने से पहले आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है आपको अंतरिक्ष समझने के लिए। तो समझिएगा ये आपका एक तरीके से अर्थ होता है, ये समझ लीजिए धरती है आपकी, ठीक। धरती की जो ऊपरी परत होती है यहाँ पर आपका इक्वेटर होता है और यहाँ पर आपके पोल होते हैं, यहाँ पर ध्रुव है और ये इक्वेटर है आपका। अब इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे आपके लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर कहूँ वायुमंडल की परतें डिफरेंट पार्ट में आपकी डिवाइडेड है, जिसमें पहली जो परत होती है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है या फिर आपका क्षोभ मंडल होती है। फिर आपका कह सकते हैं अगली जो लेयर आपकी होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है यानी कि समताप मंडल, फिर मेजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, फिर थर्मोस्फेयर तापमंडल, फिर एक्सोस्फेयर बाह्यमंडल आपका होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में आपके एक तरीके से टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, गतिविधियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर वेदर फिनोमेना बिजली वगैरह बहुत ज़्यादा गिरती हैं, इसीलिए ये आपके लेयर कह सकता हूँ इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा जहाज वगैरह यहाँ नहीं उड़ते हैं। जहाज यहाँ क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि यहाँ पर बिजली वगैरह गिरती रहती है और टर्बुलेंस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाज वगैरह आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। मेजोस्फेयर में एक तरीके से आपका क्या होता है, मीटियोर जो होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, ये जल जाते हैं, मेजोस्फेयर में आपके बदल जाते हैं, ठीक है। और ओजोन लेयर जो आपकी परत होती है, ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक। तो इसी तरीके से थर्मोस्फेयर में होता है, थर्मोस्फेयर में आपके सैटेलाइट वगैरह रखी जाती हैं, प्लेस करी जाती हैं, जो आपके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब इसमें समझिए स्पेस आपका अगर पूछा जाए स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इस स्पेस जो आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। अगर आप मेजोस्फेयर में लेयर बनाएंगे, ठीक है, मेजोस्फेयर की जो लेयर होती है इसके 100 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से 100 किलोमीटर, कहाँ से, अर्थ के जो टॉप पे यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी जो होती है, ठीक है, एक आपकी लेयर आती है, यही आपकी करमान लाइन कहलाती है। इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड है करमान लाइन, ठीक। करमान लाइन और उसके ऊपर का जितना भी एरिया आपका होता है ये आउटर स्पेस का या फिर मैं कहूँ बाह्य अंतरिक्ष का आपका पार्ट होता है। तो याद रखिएगा कि करमान लाइन से ऊपर की परतें जितनी भी आपकी होती हैं वह आपके आउटर स्पेस का पार्ट होती है। तो यही जो आप स्पेस पढ़ते हैं ये स्पेस आपका करमान लाइन से ऊपर स्टार्ट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, करमान लाइन के ऊपर जितना भी आपका स्पेस होता है वहाँ पर आपकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब ग्रेविटी जीरो नहीं होती, याद रखिएगा, ग्रेविटी कम होती है, तो वहाँ पर आपके सैटेलाइट्स को आसानी से प्लेस किया जा सकता है। अब ये सैटेलाइट क्या होती है और कैसे लॉन्च करा जाता है इसके बारे में डिटेल से समझते हैं सब कुछ, ठीक। अब आपको मोटा मोटा समझ आ गया कि आपका स्पेस आखिर होता क्या है।
और स्पेस कहाँ पर होता है। ठीक, स्पेस वो चीज़ होता है जहाँ पर आपकी ग्रेविटी बहुत कम होती है, और कहाँ पर होता है, आपके करमान लाइन से ऊपर का क्षेत्र आपका स्पेस पाया जाता है। अब ये हो गया। अब देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी में जो आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे पूछेगा इसरो के जो वेरियस आपके स्पेस व्हीकल्स हैं, इसरो जो हमारी संस्था है उसके जो स्पेस व्हीकल्स हैं, PSLV, GSLV, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। और जो अन्य जो सैटेलाइट वगैरह जो इसरो के द्वारा लॉन्च करे गए हैं, जैसे कि गगन, नाविक, एस्ट्रोसैट, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ साथ ही आपके विभिन्न देशों की जो एजेंसियां हैं, स्पेस एजेंसियां, जैसे कि नासा हो गई, ठीक, रॉसकॉस्मोस हो गई, और जापान के जो जैक्सा हो गई, इनकी जो होती हैं, इनके जो इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशंस होते हैं और जो इंडिया के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके स्पेस मिशन लॉन्च करे हैं, उसके रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज में मिशंस रहते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ पूछेगा। और जो वेरियस इम्पॉर्टेंट जो मिशन हैं जो इसरो के द्वारा आपके लॉन्च करे गए हैं, कौन कौन से, जैसे कि आपका कह सकता हूँ चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान 1, 2 और 3, इसके साथ साथ ही आपका मॉम या फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में, और एक तरीके से आपका शुक्रयान, सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, गगनयान, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से एग्जामिनर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछता है। अब ये सारी चीज़ें आपको लेयर बाय लेयर या फिर कह सकते हो बिल्कुल बेसिक से समझनी शुरू होंगी, ठीक है। तो पहले तो आप समझिए कि जो इसरो की आपकी जर्नी है, जो इसरो आप समझ रहे हैं, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। 1962 आपका साल था, 1962। इसमें आपके भारत सरकार ने, उस समय जवाहरलाल नेहरू आपके PM थे, उन्होंने इनकॉस्पार की आपके गठन किया। इनकॉस्पार का उन्होंने गठन किया आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में, ठीक है, सतीश धवन के अंडर में, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आपके इनकॉस्पार का गठन होता है। तो उसके साथ साथ ही टाइमलाइन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1965 के आसपास आपका टल्स बनता है, ठीक है। टल्स आपके थुम्बा में है एक तरीके से, जहाँ पर से आपकी एक तरीके से रॉकेट कह सकते हैं या फिर आपकी स्पेस फ्लाइट लॉन्च करी जाती है, इसका स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। फिर 1969 में आपका साल आता है, तो 1969 में आपके जो इनकॉस्पार था उसका नाम बदल के आपके इसरो रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इसरो रख दिया गया। फिर 1972 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन होता है जो डायरेक्टली आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में ऑफिस होता है, और इसरो इसका पार्ट बना दिया जाता है। किसका? आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का पार्ट बना दिया जाता है। और इसरो मतलब कि अब डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं किसको? आपके प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और 1975 साल क्यों इंपॉर्टेंट है? 1975 साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने आर्यभट्ट, अपनी जो पहली सैटेलाइट थी, आर्यभट्ट सैटेलाइट नाम था उसका, उसको हमने लॉन्च किया था वाया हेल्प ऑफ रॉसकॉस्मोस या फिर रशिया की मदद से, ठीक है, रशिया की मदद से उस समय हमने इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन की मदद से। 1979 में हमने अपना लॉन्चर, जो एक तरीके से कह सकता हूँ स्पेस फ्लाइट लॉन्चर होता है, PSLV GSLV जैसे कि अब आ रहे हैं, जिसके थ्रू आपकी सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है, पहला हमने अपना लॉन्चर तैयार किया जिसका नाम था SLV, ठीक है, SLV था, याद रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो हमारी जर्नी चलती रही, और आज जो लेटेस्ट में जो चीज़ें हुई हैं वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, जिससे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिक टाइम फ्रेम आपको समझ आ गया कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे कैसे हम लोग स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है, ठीक है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अब कुछ इसके अंडर में जो ऑफिसेस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक, कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसको VSS कहा जाता है, ये तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। फिर लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, इसका भी हेडक्वार्टर आपका तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका हेडक्वार्टर आपका श्रीहरिकोटा में है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका कहाँ है? ये आपका अहमदाबाद में है। और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ है? हैदराबाद में।
अब ये हेडक्वार्टर जो है डिफरेंट लोकेशंस के, ये आपको याद करने हैं जियो के, तो ये पूछा जा सकता है। ये आपके हायर लेवल में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके यूपी ट्रिपल एस सी के लेवल में ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये पांचों आप याद कर लीजिएगा। तो ये आपके इसरो के अंडर में आपके ऑफिसर्स हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम सैटेलाइट जो आपकी प्लेस करते हैं, ठीक, सैटेलाइट मतलब कि जो भी आपका जो लॉन्च व्हीकल जाता है, जो भी आपकी फ़्लाइट जाती है, स्पेस फ्लाइट, आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी में, ठीक है। ये फ्लाइट जो जाती है इसके साथ साथ ही आपकी सैटेलाइट जाती है। तो ये जब ऊपर जाता है तो सैटेलाइट इससे रिमूव हो जाती है। मान के चलिए ये सैटेलाइट है, ये इसके हमने अटैच करी थी, और बाद में जब ये आउटर स्पेस से पहुंच जाता है तो सैटेलाइट इससे डिटैच हो जाती है। और सैटेलाइट अपनी एक तरीके से कह सकता हूँ पर्दी, जो धरती के चारों तरफ ये रिवॉल्व करती रहती है, जिसको ऑर्बिट कहलाता है। जो ठीक ऑर्बिट कहलाता है, जिसमें ये रिवॉल्व करती है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, ज़्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। अब कितने तरीके की आपकी ऑर्बिट होती है ये समझना जरूरी है। ये सैटेलाइट आपका ऑर्बिट में पहुंच गया, ऑर्बिट का मतलब है पूरा एक चक्र जिस पे ये चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब कितने तरीके की ऑर्बिट होती है ये समझिए। ऑर्बिट आपकी दो तरीके की होती हैं, एक आपकी होती है इक्वेटोरियल ऑर्बिट और दूसरा आपका होता है पोलर ऑर्बिट। ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है आपका, इक्वेटर जो आपका होता है, ठीक है, इक्वेटर जो आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका इक्वेटर होता है, तो इसके अराउंड, ठीक, जैसे ये इक्वेटर हो गया, मान के चलिए ये इक्वेटर हो गया, इसके अराउंड आपका अगर सैटेलाइट आपका रिवॉल्व कर रहा है इस परत के, तो आपका ये कौन सा कहलाएगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहलाएगा। अब समझिए आपका पोलर ऑर्बिट कौन सा होता है। पोलर ऑर्बिट आपका होता है, ये इक्वेटर हो गया और ये ऊपर इसके इर्द गिर्द जैसे गोला हो गया धरती का, तो ये इक्वेटर हो गया और यहाँ पर पोल होता है ऊपर नीचे। तो इसके इन एंड अराउंड अगर आपकी सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, पोल्स के इन एंड अराउंड आपको रिवॉल्व कर रही है, तो ये पोलर ऑर्बिट आपकी कहलाती है। यहाँ पर इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो गई, ये आपकी पोलर ऑर्बिट हो गई। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब ये जो रेड डॉट है मैंने दिखाया गया है, ये रेड डॉट जो बने हैं ये आपकी सैटेलाइट है जो आपकी रिवॉल्व कर रही है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे रिवॉल्व करेगी पोलर में, और इक्वेटोरियल में ये ऐसे रिवॉल्व आपकी कर रही है। ठीक, तो दो तरीके की आपकी ऑर्बिट हो गई, बेसिक था। अब ये जो आपकी ऑर्बिट है, ठीक, सैटेलाइट जो प्लेस करने का तरीका है, चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे पोलर हो, इसको सैटेलाइट को हम 3 तरीके से प्लेस आपकी कर सकते हैं। एक लो अर्थ ऑर्बिट में, और दूसरा आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और तीसरा आपका हाई अर्थ ऑर्बिट में। ये क्या होता है थोड़ा देखिए। मान के चलिए ये आपकी एक तरीके से धरती हो गई, यहाँ बना लेता हूँ, ये धरती होगी, हाँ जी। तो इसमें से अगर आप धरती की परत में जैसे कि थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट आएगी, मतलब धरती के नज़दीक अगर हमने सैटेलाइट प्लेस कर दी आपके 100 किलोमीटर के आसपास, 90 से 100 किलोमीटर के आसपास, तो आपका लो अर्थ ऑर्बिट आएगी। फिर उससे और ऊपर अगर हमने थोड़ा बहुत प्लेस किया है आपके सैटेलाइट को, तो आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट आएगी। फिर सबसे लास्ट में आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट आती है, जो करीबन आपके 36,000 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, आपके अर्थ के जो टॉप पे है, यहाँ पर से बता रहा हूँ, यहाँ पर से आपके 36,000 किलोमीटर का दूरी है। ये आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर सैटेलाइट हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो 3 जगह पे सैटेलाइट हम लोग प्लेस करते हैं जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है आपका। जहाँ पर सैटेलाइट आप प्लेस करेंगे तो ये आपको कहलाता है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो ये आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है ऑर्बिट का, बेसिस ऑफ हाइट के हिसाब से किस तरीके से हमको सैटेलाइट कहाँ प्लेस करनी है, तो ये दिया गया है। तो लो अर्थ ऑर्बिट मैंने आपको बताया धरती के आसपास, ये 2000 किलोमीटर के अगर आप अंदर, ठीक है, यहाँ पर से 2000 किलोमीटर के अंदर अगर आप प्लेस कर रहे हैं इस जगह से, यहाँ से 2000 किलोमीटर के अंदर, तो ये आपकी लो अर्थ ऑर्बिट के अंडर में आते हैं। जहाँ पर कौन कौन सी सैटेलाइट आपकी प्लेस करी जाती है, नेविगेशन की सैटेलाइट आपकी, एक तरीके से मैं कहूँ आपका जो जीपीएस वगैरह जो होता है, ठीक, जो आपका एक तरीके से रास्ता बताता है। तो नेविगेशन की सैटेलाइट अगर आपको प्लेस करनी है तो आप इसको हमेशा धरती के पास ही प्लेस करेंगे, क्योंकि एक तरीके से क्लियर तरीके से रास्ता बताने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट आपके नज़दीक होगी, तभी वो बता सकती है। उसी के साथ साथ ही कोई डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपको करना है, कोई सैटेलाइट उसके लिए लॉन्च करी गई है, तो वो आपके धरती के नज़दीक ही आपको रखी जाएगी, ताकि वो धरती का चक्कर आपके बहुत बार लगा सके। ज़्यादा बार चक्कर लगाएगा तो एक तरीके से अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएगा, और अच्छे तरीके से कह सकता हूँ
कि डाटा कलेक्ट कर पाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकेगा। अब याद रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में जितनी भी आपकी सैटेलाइट रखी जाती हैं वो कोई एक सैटेलाइट नहीं होती है, वो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं। मतलब कि एक साथ कई सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व करती हैं, जो एक साथ उनका डाटा आता है वो सिंक्रोनाइज करके एक पूरा डाटा तैयार करा जाता है। तो ये हो गया। उसी के साथ साथ कोई डेटा अगर आपको इकट्ठा करना है किसी भी चीज़ का डेटा एक्सचेंज के लिए, तो सैटेलाइट आप लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे। वाटर मैनेजमेंट के लिए करना है, ठीक है, वाटर का लेवल स्टडी करना है। उसके साथ साथ ही एग्रीकल्चर पैटर्न स्टडी करना है कि हमारी फसल कैसी हुई है, ये सब जानना है सैटेलाइट के थ्रू। तो ये सारी सैटेलाइट आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में रखी जाती हैं। वेदर फिनोमिना, मौसम का जो आपका होता है, जो आप गूगल पे देखते हैं कि वेदर कैसा होने वाला है, हफ्ते भर बाद कैसा होने वाला है, बादलों की मूवमेंट क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी सैटेलाइट के थ्रू पता करती हैं। तो ये सैटेलाइट भी आपके लो अर्थ ऑर्बिट में रखी जाती है। एग्रीकल्चर बता दिया। रिसोर्स, कोई भी चीज़ आपका खनिज कहाँ कहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में स्टडी करनी है सैटेलाइट से, तो ये सारे के सारे आपके लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट से होगा। सी मॉनिटरिंग, अगर आप समुद्र की एक तरीके से क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सैटेलाइट आपको लो अर्थ ऑर्बिट में रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट मैंने आपको बताया था, अगर आप 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर, या फिर मोटा मोटा अप्रोच कर सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में अगर आप सैटेलाइट रखते हैं तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपको कहलाएगा। यहाँ पर आपके इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाली सैटेलाइट, मतलब कि दो राष्ट्रों में अगर कोई समझौता हुआ है उसकी कोई सैटेलाइट प्लेस करनी है तो यहाँ पर ज़्यादातर करी जाती है वो। ग्लोबल नेविगेशन, जो आपका जीपीएस होता है, जिसके थ्रू आपका कह सकते हैं जो गूगल मैप वगैरह चलते हैं उसमें जीपीएस इंस्टॉल होता है। तो उसके थ्रू जीपीएस में क्या होता है कि आपके लगभग 24 सैटेलाइट एक साथ प्लेस करी गई हैं आपके किसके थ्रू, नासा के थ्रू। ये अमेरिका का जीपीएस है। 24 सैटेलाइट आपके मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करी गई हैं, जो डाटा आप इकट्ठा करती हैं और एग्जैक्ट लोकेशन आपका बताती हैं किसी भी गाड़ी का। तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आपके रखी गई है। उसके साथ साथ ही आपकी क्लाइमेट मैपिंग, अगर मतलब एक तरीके से कहते हैं बड़े स्तर पे आपको क्लाइमेट की मैपिंग करनी है, ठीक, पूरे दुनिया का, ग्लोब का, तो उसके लिए सैटेलाइट आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो परिवर्तन हो रहा है, आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए सैटेलाइट प्लेस करी जाती है। तो ये भी ज़्यादातर आपके कहाँ पर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करी जाती है। उसके बाद अगर हम आते हैं लास्ट में आपके हाई अर्थ ऑर्बिट, सबसे टॉप पे आपके आती है 36,000 किलोमीटर के आसपास अगर आप सैटेलाइट प्लेस करते हैं आपके, ठीक, कहाँ पर से, यहाँ पर से 36,000 किलोमीटर, मतलब कि ऊपरी परत से। तो ये कौन सी सैटेलाइट होती हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं। एक तरीके से कितनी भी आपकी कह सकता हूँ संयंत्र के लिए जितनी सैटेलाइट आपकी होती है जो कम्युनिकेशन में काम आती है, रेडियो सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, टीवी सिग्नल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होती हैं। ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर आपके रखी जाती है, हाई अर्थ ऑर्बिट कहलाता है, यहाँ पर आपके होता है। तो ये हो गया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इसको आप ऐसे बना लीजिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर पूछा जाएगा तो। आगे चलते हैं। अब लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में समझिए। इसमें आपकी सैटेलाइट जो होती है वो करीबन आपके धरती का चक्कर 90 मिनट में पूरा कर लेती है। भाई लो अर्थ ऑर्बिट है, जो आप नज़दीक में रखे हो आप धरती के, तो वो इतनी स्पीड में आप चक्कर मारेगी सैटेलाइट आपकी खुद का फ्यूल लगा के कि लगभग वो 90 मिनट में धरती का पूरा एक चक्कर लगा लेती है आपका। और ज़्यादातर आपका मैं कहूँ आपके इसमें पोलर ऑर्बिट आपके काम आती है। पोलर ऑर्बिट का मतलब है ये वाली चीज़, यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से ज़्यादातर नहीं प्लेस करी जाती है आपके लो अर्थ ऑर्बिट में। ऐसी सैटेलाइट प्लेस करी जाती है जो पोलर डायरेक्शन में आपके घूमती है। लगभग 90 मिनट में एक सैटेलाइट पूरा कर लेती है चक्कर। तो इसका मतलब है क्या कहूँ मैं आपको कि एक ही सैटेलाइट होती है, नहीं, इसमें आपकी बहुत ग्रुप ऑफ सैटेलाइट प्लेस करी जाती हैं, एक के पीछे एक। तो ये चक्कर लगाती रहती है और पूरा मॉनिटरिंग आपका करती रहती है। 90 मिनट के आसपास आपका एक चक्कर इसमें लग जाता है, ठीक। इसके लिए लॉन्च करने के लिए आपको अगर नज़दीक में सैटेलाइट आपको प्लेस करनी है तो सिंपल जो आपके लॉन्च व्हीकल गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो सिंपल होती हैं, जिसमें ज़्यादा ईंधन की जरूरत नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, उन सैटेलाइट्स का आपका वो लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करा जाता है। अभी लॉन्च व्हीकल कौन कौन से होते हैं आगे बताऊंगा आपको। इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा भारी भरकम आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मल्टीपल सैटेलाइट एक साथ काम करती है, ये मैंने आपको बताया, नेटवर्क के तौर पे कई सैटेलाइट आपके काम करती हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। अगला है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसमें जो आपकी सैटेलाइट होती है वो लगभग 12 घंटे के आसपास आपका धरती का एक पूरा चक्कर लगा लेती है।
कितने घंटे के आसपास? 12 घंटे के आसपास। और 24 घंटे मतलब कि 2 राउंड पूरा करेंगे। तो इसका जो ऑर्बिट होता है, इसका जो पाथ होता है, इसका जो पथ होता है सैटेलाइट का, ये बोथ आपका इक्वेटोरियल भी हो सकता है और पोलर भी हो सकता है। जो मैंने दोनों पीछे बताई थी ना, पोलर और इक्वेटोरियल, ये दोनों तरीके के सैटेलाइट यहाँ पर प्लेस करी जा सकती हैं। और मल्टीपल सैटेलाइट आपकी एक साथ काम करती है। यहाँ पर भी वही सीन है, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी करनी है तो मल्टीपल सैटेलाइट एक साथ रखनी है। जैसे कि मल्टीपल सैटेलाइट का मैंने आपको बताया, जैसे कि जीपीएस में आपके 24 सैटेलाइट एक साथ रखी गई। अब जीपीएस जो आपका काम करता है, किसी भी गाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए वो ट्रायंगुलर मेथड का इस्तेमाल करता है। ठीक, एक ट्रायंगल एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बनाते हैं, इमेजिनरी ट्रायंगल। अब ये तीनों लोकेशन बताएंगे गाड़ियों का अपने हिसाब से। तो पिन पॉइंट तरीके से, अगर तीनों तरीके से आपकी यहाँ से लोकेशन पता चल गई, यहाँ से पता चल गई और आगे से पता चल गई, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता सकता है कि आपका कहाँ पर गाड़ी है। ठीक है, वो गाड़ी कहाँ पर चल रही है। तो ये पिन पॉइंट लोकेशन आपके ट्रायंगुलर मेथड से जीपीएस की हेल्प से बताई जाती हैं, जिसमें टोटल आपके 24 सैटेलाइट काम करती है, जो दुनिया भर के आपके मैपिंग का एक तरीके से कह सकता हूँ। जीपीएस जो काम करता है वो इसके थ्रू काम करता है, मैप्स वगैरह जो आप देखते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला आता है हाई अर्थ ऑर्बिट, जो 36,000 किलोमीटर के आसपास मैंने बताया था। इसमें सैटेलाइट की आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी धरती की स्पीड के बराबर होती है। कैसे, समझिए। ठीक, बहुत सिंपल है। जैसे कि ये धरती है, मान लेता हूँ मैं धरती है, और ये आपके सैटेलाइट है। अब अक्सर देखिए उसमें होता क्या था, नीचे जो ऑर्बिट थे, जो लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसमें क्या होता था कि ये जो सैटेलाइट है, ये धरती अगर आपकी धीरे धीरे ऐसे रिवॉल्व करी तो सैटेलाइट जोर जोर से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये पूरा चक्कर लगा नहीं पाएगी कि धरती पूरा, और कि सैटेलाइट इसका चक्कर लगा के आपके आ जाएगी। लेकिन आपके जो हाई अर्थ ऑर्बिट में होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट में आपके लगभग ये सेम स्पीड में काम करते हैं। देखिए धरती रिवॉल्व हो रही है, उसी के साथ साथ ही आपकी सैटेलाइट भी रिवॉल्व हो रही है। ये देखिए घूम रही है, सेम उसी तरीके से घूम रही है, बिल्कुल सेम। ये देख सकते हैं आप, ऐसे रिवॉल्व करती है, मतलब कि बिल्कुल टाइम सिंक्रोनाइज होगा। जैसे जैसे आपकी धरती रिवॉल्व करेगी, उसी के साथ साथ ही सैटेलाइट आपका रिवॉल्व करेगा। तो इसका मतलब है अगर धरती पर कोई खड़ा है, अगर वो सैटेलाइट को देख रहा है, तो उसको वो सैटेलाइट हमेशा स्थिर नजर आएगी, हमेशा स्टेशनरी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि धरती की जितनी भी आपकी रोटेशनल स्पीड है, उसी की स्पीड आपकी किसकी, सैटेलाइट की भी हो जाती है 24 आवर्स के आसपास। तो हमेशा ये आपको स्टिल नज़र आती है। तो जनरली आपको 24 आवर्स में ये कंप्लीट करती है। और इसमें आपके 2 तरीके की ऑर्बिट होती हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट में आपके 2 तरीके की ऑर्बिट होती है, एक जियो सिंक्रोनस होता है और दूसरा आपका जियो स्टेशनरी होता है। अब जियो सिंक्रोनस आपका ऑर्बिट क्या होता है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में देखिए, इसका डायग्राम से बता देता हूँ थोड़ा। जैसे कि ये है धरती आपकी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपके क्या होता है कि आपकी जो सैटेलाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास आपके कुछ ऐसे रिवॉल्व करेगी। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, लेकिन उससे उलट आपके थोड़ा दूसरी परत में रिवॉल्व करती है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आपके ऐसे रिवॉल्व करती है, हमेशा आपकी किसके इसके आसपास, इक्वेटर के आसपास सीधे रिवॉल्व करती रहती है। तो ये आपका जियो स्टेशनरी होता है और ये जियो सिंक्रोनस होता है। इसका डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमेशा आपके सैटेलाइट क्या होता है, इक्वेटर की, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके उलट आपके ना तो ये पोलर ऑर्बिट में और ना ही आपके इक्वेटोरियल ऑर्बिट में को छोड़ के आपकी इस जो आपकी ऑर्बिट होती है जहाँ पर रिवॉल्व कर रही है, ये आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहलाती है, जहाँ पर आपकी सैटेलाइट फ्लो करती है 36,000 किलोमीटर के आसपास। और अगर वो इक्वेटर का पाथ फॉलो कर रही है, 0 डिग्री का जो पाथ फॉलो कर रही है, तो जियो स्टेशनरी वो आपकी ऑर्बिट कहलाती है। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपके जितने भी आपकी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट होती है, अंतरिक्ष को स्टडी करने के लिए जितने भी आपकी सैटेलाइट रखी जाती है, यहाँ पर आपके रखी जाती है, किसमें, जियो सिंक्रोनस में आपके। और एक तरीके से कह सकते हो ये आपकी पोलर ऑर्बिट होती है, देख रहे हैं ना, पोलर ऑर्बिट के इर्द गिर्द आपकी ये रिवॉल्व होती है। और सैटेलाइट की जो ओरिएंटेशन होती है ये ज़्यादातर आपकी फिक्स कर दी जाती है रिलेटेड टू सन थ्रू आउट द ईयर। जियो सिंक्रोनस में जितनी भी आपकी ये सैटेलाइट रखी जाती है, ये आपका कह सकता हूँ सूरज की जिस तरीके से आपकी मूवमेंट होती है उसके हिसाब से स्टडी करने के लिए आपका रखी जाती है। ये कह सकते हैं कि सूरज की मूवमेंट को ट्रैक करती है, उस हिसाब से आपके चलती है। तो एक तरीके से सूरज को स्टडी करने के लिए आपकी ये सैटेलाइट रखी जाती है। ठीक, और वेरी एक्यूरेट आपका वेदर प्रेडिक्शन ये दे सकती हैं कि जिस तरीके से आपकी हीट वेव आने वाली है, सूरज का किस तरीके से आपका प्रभाव पड़ रहा है,
नज़दीक आ रहा है कि दूर जा रहा है, गर्मी बढ़ेगी, ठंडी ज़्यादा होगी, ये सब चीज़ें आपके जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से पता चल जाती है, दूर में रखी जाती है। और कह सकता हूँ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में जो आपकी जितनी भी आपकी रखी जाती है सैटेलाइट, ये मोटा मोटा 15 से 16 बार चक्कर लगा सकती है आपके, 15 से 16 बार चक्कर आपके लगा सकती हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है कार्टोसैट 2, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 4 PSLV C52 के बाद लॉन्च किया गया था इसको, और PSLV C37 के थ्रू आपके कार्टोसैट को लॉन्च किया गया था। तो ये आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट आपकी रखी जाती हैं, ये ऑर्बिट हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि पहली जो आपकी सैटेलाइट जो लॉन्च करी गई थी, याद रखिएगा, वो IRS-1A 1988 में लॉन्च करी गई थी आपकी, किसके थ्रू? इंडिया के थ्रू। ये चीज़ याद रखिएगा। तो जियो सिंक्रोनस हो गया, और जियो स्टेशनरी आपका ये है, ठीक है जी। अब जियो सिंक्रोनस का मतलब है ये नहीं कि 36,000 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ आपका जियो सिंक्रोनस होगा। जियो सिंक्रोनस कहीं भी हो सकता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी अगर आप ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, पोलर ऑर्बिट में, जो जियो सिंक्रोनस हो गया, ठीक है। और अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तब भी जियो सिंक्रोनस आपका हो सकता है। ये तो डिस्टेंस के हिसाब से वो कहाँ सैटेलाइट प्लेस करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, आपकी सैटेलाइट यहाँ पर ऐसे मूवमेंट आपका इस तरीके से कर रही है जियो सिंक्रोनस में, लेकिन कोई अगर देखेगा धरती से तो उसको नॉर्थ में जाती नज़र आएगी, उसके बाद फिर साउथ में आएगी, ठीक, फिर नॉर्थ में जाएगी, फिर साउथ में आएगी, उसको इस तरीके से नज़र आएगा, उसको ये वाली मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, इसमें मूवमेंट नॉर्थ और साउथ आपकी दिखती हुई नज़र आती है धरती से। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, ये तो आपको पता ही है कि ये अगर 0 डिग्री के इधर आपका स्टेशनरी फ्लो कर रहा है, मैंने बताया ना आपको किसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी धरती के मूवमेंट के हिसाब से, तो वो जियो स्टेशनरी आपका होता है। अगर धरती पर कोई खड़ा है तो उसको वो स्थिर नज़र आएगी वो सैटेलाइट, अगर यहाँ पर आपकी प्लेस करी गई तो, ठीक है जी। अब इसरो के द्वारा अब ये जितनी भी हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास कोई लॉन्च व्हीकल है, कोई आपके पास ऐसा यंत्र है, कोई ऐसा एक तरीके से कहूँ गाड़ी है जिसके थ्रू आप सैटेलाइट छोड़ सकते हैं आउटर स्पेस में, तभी ये सब पॉसिबल है, ये सारी बातें। तो उसी में इसरो ने हमारे आपके लॉन्च व्हीकल कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, इसरो ने डेवलप किया है आपके PSLV, GSLV और LVM, ठीक है। ये तीनों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं, कितने तरीके से आपका फ्यूल होता है, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछ लेता है। PSLV आपका 1994 में बना था, लॉन्च व्हीकल तैयार हुआ था बन के। हाइट लगभग इसकी 44 मीटर होती है, ठीक। वेट करीबन इसका 400 टन के आसपास होता है इस गाड़ी का, जिसके थ्रू आपके सैटेलाइट लिया जाता है। अब सैटेलाइट यहाँ पर कहीं आपका रख दिया जाएगा, कहाँ पे, ये रेड पे बनाता हूँ, यहाँ पर आपका कहीं सैटेलाइट रखा जाता है, और ये जब लॉन्च करी जाती है तो इसके धीरे धीरे जो पार्ट होते हैं ये अलग होते जाते हैं। फिर जब एक पर्दे में पहुँच जाता है तो यहाँ पर आपकी यहाँ से सैटेलाइट निकल जाती है, और सैटेलाइट आपके पर्दे में बाद में घूमने लगती है। तो ये बेसिक आपका प्रोसेस है कैसे आपका होता है। पेलोड, कितना वजन ये आपका लेके जा सकती है, कितने वजन की सैटेलाइट आपका लेके जा सकती है ये PSLV व्हीकल, ये आपका 1425 से लेकर 1650 किलो के आसपास का वजन ये लेके जा सकती है। इसको आपके कह सकता हूँ वर्क हॉर्स, ठीक है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। PSLV ने इतने सफल आपके परीक्षण करे हैं, इतने सफल सैटेलाइट आपके लॉन्च करे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बना है आपके इसरो का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये गाड़ी है। पहली जो आपकी व्हीकल है ये बनी थी जिसके अंदर आपका लिक्विड स्टेज फ्यूल ऐड किया गया था। डिफरेंट टाइप के आपके फ्यूल होते हैं, कह सकता हूँ ईंधन होते हैं, जिसके थ्रू आपकी सैटेलाइट ये लॉन्च करी जाती है व्हीकल के थ्रू। तो लॉन्च व्हीकल जो होता है ज़्यादातर उसमें पहले सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है, ठोस ईंधन का इस्तेमाल करा जाता था, लेकिन बाद में इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल भी करा जाने लग गया आपके। तो ये इसरो का जो आपका पहला जो लॉन्च व्हीकल था जिसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल करा गया था वो आपका PSLV था। याद रखिएगा, पहली स्टेज जो आपकी इसमें होती है, जो पहला जो आपका परत होता है, इसमें सॉलिड आपके फ्यूल होता है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल मतलब कि आपको ठोस ईंधन होता है। सेकंड स्टेज जो इसकी होती है, दूसरी स्टेज जो आपकी इसकी होती है, इसमें आपके लिक्विड स्टेज का या फिर लिक्विड फ्यूल आपका तरल ईंधन आपका होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये डिवाइड होता है। और चौथी स्टेज जो होता है, चौथी स्टेज में भी आपके लिक्विड स्टेज विद इंजन आपका होता है, समझिएगा।
कि चौथी स्टेज में भी आपके लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल इसमें करा जाता है। 4 परतों में होता है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा भी आपका सॉलिड फ्यूल और चौथा आपका लिक्विड फ्यूल। तो सॉलिड लिक्विड 4 में भाग में डिवाइड होता है PSLV, और ये चारों आपके इस तरीके के फ्यूल होते हैं, ईंधन आपके होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड, फिर चौथा फिर से लिक्विड आपका हो जाता है। तो ये आपका PSLV हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जितने भी आपके मिशन है जो PSLV की तरह लॉन्च करे गए हैं ये पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इस पर थोड़ा नज़र डालिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। PSLV C41, इसके थ्रू आपके IRNSS, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट इसका लॉन्च किया गया था। सीधे पूछेगा IRNSS 1 आपके किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, तो PSLV C41 के थ्रू लॉन्च किया गया था। और इससे कुछ पुराने जो इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे PSLV C36 रिसोर्स सैट नाम की सेटेलाइट लॉन्च करी गई थी, इसरो ने किया था लॉन्च, भारत ने किया था लॉन्च, तो C36 के थ्रू। और C25 जो आपका है PSLV C25 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2013 में आपको लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन इसके थ्रू आपका लॉन्च किया गया था। और C11 के थ्रू आपका चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था, किसके थ्रू आपके PSLV C11 के थ्रू। ठीक है, और रिसेंट में जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो रहे हैं वो समझिए, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, PSLV C62 अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन N1 मिशन आपका लॉन्च किया गया था रिसेंटली 2026 में, PSLV C62, लेकिन ये आपका फेल हो गया था। क्या हो गया था, कोई आपकी गड़बड़ी हो गई थी, तो ये रास्ते में आपका ब्लास्ट हो गया था, तो PSLV C62 वाज अ फेल्ड मिशन, ये फेल हो गया था। PSLV C59 आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है, PSLV C59 आपका है, ये एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट आपका था PSLV का, बहुत बड़ा रॉकेट था, ये लॉन्च व्हीकल था सॉरी, जिसके थ्रू आपका प्रोबा 3 आपकी सेटेलाइट लॉन्च करी गई थी, किसकी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी एक सेटेलाइट लॉन्च करी गई थी प्रोबा 3 इंडिया के द्वारा PSLV C59 के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है आपसे। एक्सपोसैट सेटेलाइट आपका किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, तो ये आपको PSLV C58 के थ्रू लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला पोलरियोमेट्री मिशन था, जिसपे हम एक्सरे के थ्रू आपके जितने भी कह सकता हूँ अंतरिक्ष में जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी है उसकी एक्सरे को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे किससे, एक्सपोसैट की मदद से। एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्सरे है इसका मतलब। ठीक है, तो PSLV C58 के थ्रू आपका लॉन्च किया गया था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा। और PSLV C57 के थ्रू हमने लॉन्च किया बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मिशन आदित्य L1 मिशन। ठीक है, ये पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो लॉन्च किया गया है भारत के थ्रू। इससे हम सूरज की एक तरीके से स्टडी करेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड मिशन आपका भारत के थ्रू लॉन्च किया गया है आदित्य L1 के नाम से। PSLV C57 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें L है ये लैग्रेंज पॉइंट है, इतने डिटेल में नहीं जाना, वो आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना समझिए कि L माने लैग्रेंज पॉइंट होता है, और ये पॉइंट अंतरिक्ष में आपके कई हो सकते हैं। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, कई पॉइंट आपके हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो लैग्रेंज पॉइंट में आपके सेटेलाइट रखी गई है। हो गया जी PSLV C57। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग GSLV देखते हैं। अब देखिए जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अब PSLV जो आपका एक तरीके से कहूँ ये स्पेस व्हीकल जो बनाया गया था, इसको कम दूरी के लिए सेटेलाइट को प्लेस करने के लिए बनाया गया था। अगर आपको बहुत दूरी में अगर सेटेलाइट लेके जानी है, बहुत दूरी में, करीबन मैंने 36,000 किलोमीटर के आसपास बता रहा हूँ, और आपको बहुत भारी भरकम सेटेलाइट लेके जानी है, तो उसके लिए आपका हर बार PSLV काम नहीं कर सकता था। ठीक है, PSLV के नाम में ही पोलर आपका छुपा हुआ है, तो इसका मतलब है कह सकते हैं कि वो आपके इर्द गिर्द पोलर सेटेलाइट आपके कह सकता हूँ कि नज़दीक वाले सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत कारगर था। लेकिन अगर आपको GSLV को बहुत ज़्यादा हैवी कोई सेटेलाइट लॉन्च करनी है, ठीक है, और बहुत दूरी तक लेके जाना है, तो उसके लिए आपको लॉन्च व्हीकल वो भी भाई आपको बड़ा चाहिए होगा। वही कह सकते हैं कि अगर आपको कोई छोटा भार लेके जाना है तो पिकअप वैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन यही कह सकता हूँ आपको बहुत भारी भरकम सामान लेके जाना है तो उसके लिए आपको बड़े ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये आपका बनाया गया, उसके बाद इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया, जो आपका GSLV कहलाता है। ठीक है, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके स्ट्रैप ऑन मोटर्स बगल में अटैच कर दिए गए हैं। ठीक, सॉलिड फ्यूल के करीबन चार जो आपके लिक्विड स्ट्रैप ऑन, सॉरी सॉलिड नहीं है, लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर आपके अटैच कर दिए गए। अब स्ट्रैप ऑन मोटर्स क्या होते हैं, स्ट्रैप ऑन मोटर्स क्या होते हैं, जैसे ये गाड़ी है,
ये लॉन्च करने के लिए यहाँ पर से जैसे मान के लो ईंधन निकलता है, धुआं निकलेगा और ये थ्रस्ट देगा, पुश देगा, जिसकी वजह से ये गाड़ी ऊपर जाएगी आपकी। देखा होगा आपने वीडियो में। अगर इसके बगल में मैं अटैच कर देता हूँ कुछ और आपके, ठीक, एक्स्ट्रा आपके ये बूस्टर, ये एक हो गया और ये बूस्टर हो गया। अगर इसमें से भी आपके फ्यूल रखा गया है, लिक्विड फ्यूल रखा गया और यहाँ से भी आपके आग निकलती है, तो एक तरीके से ये भी आपकी गाड़ी को पुश करेगा ना, ये ऊपर जाने में मदद करेगा। तो एक्स्ट्रा पुश करने के लिए आपके ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए जाते हैं, 4 ऐड करे गए थे। ये आपके लिक्विड है, जिसकी वजह से गाड़ी को आपको लिफ्ट करने में, यहाँ पर एक तरीके से गाड़ी को उठाने में, स्पेस व्हीकल को उठाने में बहुत थ्रस्ट लगता है। तो उसके लिए ये कारगर आपके हैं स्ट्रैप ऑन मोटर्स, ठीक। अब ये जो आपका GSLV जो रॉकेट बनाया गया है, ये 3 स्टेज का आपका है, याद रखिएगा 3 स्टेज का है। पहला स्टेज जो सबसे नीचे होता है उसमें सॉलिड फ्यूल होता है, ऊपर उसके होता है लिक्विड फ्यूल और सबसे ऊपर उसके ऊपर आपके क्रायोजेनिक ईंधन होता है। क्रायोजेनिक ईंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सॉलिड आपका फ्यूल होता है, हाँ जी, और उसके ऊपर जो लिक्विड फ्यूल होता है सेकंड स्टेज में, इसमें US-25 और N2O4 नामक फ्यूल का इस्तेमाल इसमें करा जाता है, ठीक है। ये आपका विकास इंजन नाम से भी जाना जाता है। लिक्विड स्टेज का इंजन हमने PSLV में स्टार्ट किया था, वही हमने सेम यहाँ पर विकास इंजन रखा है जो लिक्विड स्टेज में आपके काम आता है। थर्ड स्टेज आपके क्रायोजेनिक स्टेज होता है, जिसमें लिक्विड में आपका कह सकता हूँ आपके हाइड्रोजन और लिक्विड में ऑक्सीजन आपके प्लेस करी जाती है, ठीक। अब सोचिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जब बर्न करेगा तो हाइड्रोजन फ्यूल आपका हो जाता है, और हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन आपको लिक्विड के स्टेज में रखना, उतने भारी भरकम टेम्परेचर में जब आपका जाएगा व्हीकल तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे, तो उस समय आपको -183 से लेकर -220 के आसपास का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जटिल है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, तो हमने, रशिया ने हमारे इसमें मदद करी है। रशिया के थ्रू हमने पहले के ऊपर की जो आपके लॉन्च करे हैं कई बार स्पेस व्हीकल, जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन की जरूरत पड़ी थी, तो रशिया ने हमको दिया था। लेकिन धीरे धीरे फिर भारत में इसरो ने आपके डेवलप करना सीख लिया है इस ईंधन को। ये ईंधन आपका बहुत ज़्यादा कारगर होता है क्रायोजेनिक वाला, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है जो बर्न करते हैं, और बाई प्रोडक्ट आपका H2O या फिर वाटर निकलता है, पानी निकलता है, जिसकी वजह से कह सकता हूँ कि आपका प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्रायोजेनिक आपका फ्यूल होता है। 3 स्टेज की आपकी रॉकेट होती है। अगर आपको GSLV रॉकेट के थ्रू आपको अगर पेलोड लेके जाना है, कोई वजन लेके जाना है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो 6000 kg के आसपास ये लेके जा सकता है। अगर आपको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में कह सकता हूँ या फिर बहुत दूर लेके जाना है, तो करीबन आपके 2250 के आसपास वजन आपका लेके जा सकता है ये, ठीक। अब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, GTO तो आपने पढ़ लिया। अब कोई भी सैटेलाइट, देखो आपके सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये जैसे कि आपकी धरती है, हाँ जी धरती है। अब धरती के थ्रू सैटेलाइट जो लॉन्च करी जाती है, मान के चलिए सैटेलाइट हमको इस पर्दे में लॉन्च करनी है, यहाँ पर लाना है, तो नासा क्या करता है, नासा यहाँ पर से डायरेक्ट उसके पास इतना पैसा होता है, ईंधन है, कि वो सीधे लॉन्च करता है, ठीक है। यहाँ से सीधे जाएगी आपकी, लॉन्च होगी और जाकर वो इसके पर्दे में पहुँच जाएगी और फिर इसका रेवोल्यूशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ये तो नासा करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं अपने इसरो में, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है, तो हम लोग ने उसका जुगाड़ निकाला, ठीक है। और जुगाड़ क्या पहले था भी, लेकिन पहले इस्तेमाल आपके इस नासा भी यही करता था, लेकिन अब उसके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो वो उस तरीके से आपका लॉन्च करने लग गया है। हम क्या करते हैं वो समझिए, जैसे इस परत में आपको क्या करना है, सेटेलाइट लॉन्च करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम यहाँ से सेटेलाइट लॉन्च करेंगे, इतना ईंधन हमने दिया, ठीक, इतना ईंधन लिया कि ऊपर उठ गया। फिर क्या करेगा, वो इस पर्दे में आ गया, अब ये धरती के चारों तरफ घूमने लग जाएगा। एक दो चक्कर जब लगाएगा तो उसको एक बार फिर यहाँ पर जब आएगा तो फिर एक बार ईंधन थोड़ा और बर्न किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेटेलाइट आ गई तो उसको एक बार फिर और थोड़ा बर्न किया जाएगा। अब यहाँ से उसे थोड़ा बहुत और जब ईंधन दिया तो ये थोड़ा और अगली परत में चलेगी, फिर ये ऐसे घूमना स्टार्ट होगी, है ना। फिर यहाँ जब आ गया तो ये, अब जब एक बार जब आप ईंधन दे देंगे तो उसके बाद ये अपने आप घूमता रहेगा, उसके बाद आपको ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब इसको एक बार फिर से दूसरी ऑर्बिट में आपको पुश करना, तो एक बार यहाँ से फिर ईंधन आपको दिया जाएगा और फिर ये फाइनली आपके धरती से बहुत दूर निकल जाएगी, और जिस कक्ष में आपको डालना है उस कक्ष के नज़दीक ये पहुँच जाएगी, और फिर उस कक्ष में आप क्या करेगी, चक्कर लगाने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सैटेलाइट की लॉन्चिंग आपके भारत में करी जाती है, जिसको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। अभी जिस भी आपको परत में आपको
एक तरीके से सेटेलाइट रखनी है, उस तरीके से उतना फ्यूल आप दीजिए, उतना थ्रस्ट दीजिए और बाद में उस पर्दे में जाके वो घूमना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है जी। तो GSLV जितने भी आपके ये GSLV के रॉकेट हैं, इसके Mk1 Mark 1 Mark 2 और Mark 3 नाम से इसके वर्जन आपके लॉन्च करे गए थे, जो डिपेंड करता है कि कितना आपका पेलोड, कितना वजन ये लेके जा सकती है, उसके ऊपर ये आपका डिवाइडेड था। तो GSLV Mk3 आपका बाद में चल के LVM रॉकेट के नाम से जाने लग गया, ये भारी भरकम रॉकेट था। ठीक है। तो GSLV Mk1 के थ्रू आप करीबन 500 किलो का वजन आप लेके जा सकते हैं। Mk2 के थ्रू आपका 3500 किलो के वजन आप लेके जा सकते हैं। Mk3 के थ्रू आपका 5500 किलो वजन आप लोग लेके जा सकते हैं। ठीक। तो GSLV के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन, जैसे कि GSLV F-16 नामक रॉकेट है, उसके थ्रू आपका निसार लॉन्च किया गया था रिसेंट में, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये मिशन का नाम था, जिसमें नासा और इसरो साथ में आए थे आपके। तो GSLV F-16 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर GSLV F-14 आपका था, जिसके INSA 3DS नामक सेटेलाइट आपके लॉन्च करी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है GSLV के, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमने GSLV Mark 3, मैंने आपको बताया कि ये भारी भरकम आपका सेटेलाइट लेके जा सकता है और बहुत दूरी तक लेके जा सकता है। तो GSLV Mark 3 का नाम बदल के हमने LVM रॉकेट रख दिया गया है। LVM रॉकेट नाम इसका रख दिया गया है LVM-3। आपका जो पहले GSLV Mk3 रॉकेट था, इसका नाम बदल के अब LVM-3 रॉकेट रख दिया गया है। ये करीबन आपका 8000 किलो के आसपास वजन आपके लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता है और 4200 किलो के आसपास वजन आपके GTO में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट में, जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी वजन आपका कम होता जाएगा। तो इतनी दूरी तक आपको लेके जा सकता है। ये आपका कौन सा, ये कह सकता हूँ GSLV Mark 3 या फिर LVM-3 रॉकेट। अब ये LVM-3 रॉकेट इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हमने आपका चंद्रयान 2 मिशन जो लॉन्च किया था हमने, और चंद्रयान 3 मिशन जो हमने लॉन्च किया गया था, ये दोनों के दोनों आपके LVM-3 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसी के साथ साथ ही अभी जो हम गगनयान जो कर रहे हैं, गगनयान में क्या होगा कि हम लोग पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने वाले हैं। अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को हम लोग स्पेस में भेजने वाले हैं, जिसमें 4 लोगों का नाम आपका डिसाइड भी हो गया है। आप लोगों जानते हो कि शुभांशु शुक्ला वगैरह ये सब चीज़ें। अब शुभांशु शुक्ला जो वही हैं जो एक तरीके से आपका कह सकता हूँ नासा की मदद से अभी गए भी थे स्पेस में, तो वो आपके इस टीम का हिस्सा है जिसको इसरो की मदद से आपके स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये भी आपका जो मिशन गगनयान मिशन होगा, उसका ट्रायल वर्जन आपका स्टार्ट हो गया है, जिसके थ्रू आपका एक तरीके से रोबोट को भेजा जाता है आपके किसमें, इसमें आउटर स्पेस में, चेक करने के लिए कि क्या ह्यूमन अगर जब भेजे जाएंगे तो उनके लिए परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी कि नहीं रहेगी। अब उस रोबोट का नाम है आपका व्योममित्रा, जिसको भेजा गया था। तो एक तरीके से वो जो टेस्टिंग आपकी करी गई थी वो भी आपकी LVM-3 रॉकेट के थ्रू ही करी गई है। और आगे जो आपके फ्यूचर में जब ये भेजे जाएंगे, चारों जो आपके अंतरिक्ष यात्री जो डिसाइड करे गए हैं भारत के थ्रू, ये भी आपके LVM-3 रॉकेट के थ्रू आपके लॉन्च होंगे। उसी के साथ साथ ही आपका शुक्रयान मिशन एक होगा, शुक्रयान। इसमें हम लोग वीनस की स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे, वो भी आपका LVM-3 रॉकेट के थ्रू ही लॉन्च होगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट ये रॉकेट था, LVM-3 रॉकेट ही है। अब देखिए LVM-3 रॉकेट में आपके 2 भारी भरकम आपके स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं। S200 में मतलब कि 200 टन का आपका सॉलिड फ्यूल इसके अंदर होता है, स्ट्रैप ऑन मोटर अटैच हैं, जो भारी भरकम वजन को आपको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर आपके होते हैं। अब इसमें समझिए जो आपका सॉलिड फ्यूल बनता है, अभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका सॉलिड फ्यूल जो रॉकेट में इस्तेमाल होता है वो किसका बना होता है। जो फ्यूल होता है, फ्यूल जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को जलाने के लिए आपको ईंधन चाहिए, ठीक, ईंधन चाहिए, और ईंधन को जलने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। समझ गया ना, ईंधन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अब उसी के तरीके से ईंधन माने फ्यूल और ऑक्सीजन जो आपका ऑक्सीडाइजर होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग तरीके से आपको मिलके एकदम इकट्ठा होके फ्यूल को बंद करने में मदद कराते हैं। सॉलिड फ्यूल में जो आपका फ्यूल होता है वो HDBT होता है, या फिर हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। ये इसको आप ऐसे ही याद रखिए, HDBT आप लिख लीजिए, जिसके थ्रू आपका क्या होता है, ये फ्यूल होता है। और इसमें ऑक्सीडाइजर या फिर ऑक्सीजन के लिए कौन सा आपका चीज़ इस्तेमाल करा जाता है, वो अमोनियम परकोलेट आपका सॉलिड फ्यूल में इस्तेमाल होता है। ये दोनों मिलकर आपका क्या होता है, ये दोनों मिलकर आपका सॉलिड फ्यूल को बर्न करते हैं और एक तरीके से एनर्जी देते हैं
जिसकी वजह से रॉकेट आपकी उठती है फर्स्ट स्टेज में। सॉलिड यहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर आगे यहाँ पर लिक्विड होगा, फिर क्रायोजेनिक स्टेज आपकी आएगी अभी। तो लिक्विड फ्यूल में आपका कौन कौन सा होता है, UH-25 और N2O4। अब इसका इस्तेमाल होता है आपका, ये आपका ऑक्सीडाइजर होता है, ऑक्सीजन की हेल्प मदद करता है, और ये आपका जो होता है ये आपका फ्यूल होता है। अब इस फ्यूल को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, जिसको भारत में एक तरीके से ये फ्यूल बहुत महंगा था, तो उसको कह सकता हूँ इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर इसरो ने उसका एक तोड़ निकाला है, जिसकी वजह से हम लोग इसरोसिन नामक फ्यूल इसमें स्टार्ट करते हैं। ये आपका केरोसिन का वर्जन है, जो केरोसिन तेल होता है, मिट्टी का तेल कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करने लग गए हैं इसरोसिन के नाम से। ये आपका फ्यूल होता है। और लिक्विड हाइड्रोजन जो आपका होता है, लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको ऑक्सीडाइजर की हेल्प से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों मिलके आपस में क्या करते हैं, उस ईंधन को जलाते हैं और रॉकेट आपका ऊपर उठता है। तो ये आपका लिक्विड फ्यूल हो गया। इसको जियो का तो आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। फिर क्रायोजेनिक स्टेज में आपका क्या होता है, क्रायोजेनिक स्टेज में आपका थर्ड स्टेज पे जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो क्रायोजेनिक होता है। इसमें आपका होता है गैसेस को लिक्विफाई करा जाता है, इतना प्रेशर में बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर कम कर दिया जाता है कि गैसें आपके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी आपकी गैसें, लिक्विड हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ ही आपके लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन को करीबन -253 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस में आप लोग रख सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपका लिक्विड फ्यूल बनाते हैं, जिसको क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। ये आपस में मिलकर आपके ईंधन देते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट आपका उठता है। तो भारत ने इसका खुद का इंजन जो बनाया है वो CE-20 के नाम से जाना जाता है। इंडिजिनस इंजन है भारत का, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन 20 मॉडल, ठीक। तो ये आपका तीनों फ्यूल हो गए, तीनों ईंधन हो गए, जिससे रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ईंधन आपकी मदद करते हैं डिफरेंट स्टेज में रॉकेट को क्या करने में, पुश करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, जब आपका सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड का ईंधन खत्म हो जाएगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी होती है कि ये डिटैच कर दे इसको सॉलिड का जो हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा जो होता है ये अलग हो जाता है, अलग होकर ये स्पेस में तैरने लगता है। फिर सेकंड स्टेज आपकी धीरे धीरे इसी हिसाब से जब इसका फ्यूल खत्म होता है, तो लिक्विड वाला जो हिस्सा होता है वो भी डिटैच हो जाता है, या फिर कह सकता हूँ अलग हो जाता है, और ये भी आपके अलग होकर घूमने लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर ये आप क्रायोजेनिक आता है, यहाँ पर आपकी सेटेलाइट रखी जाती है, फिर क्रायोजेनिक पुश होता है आपका, फिर जब क्रायोजेनिक फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये भी अलग हो जाता है, और फिर सेटेलाइट वाला हिस्सा आपके पर्दे में घूमने लगता है, ठीक है। इसी में आपका जो ये पार्ट अलग हो रहे हैं, ठीक, ये पार्ट जो अलग हो रहे हैं, उसी के साथ साथ ये आपके जो डिफरेंट सेटेलाइट्स हैं, ठीक। अब भाई ये पर्दी है, मान के चलो ये पर्दी है जहाँ पर हमें सेटेलाइट घूम रही है, एक बात मान रहा हूँ, तो यहाँ पर अकेले आपकी सेटेलाइट तो होगी नहीं, यहाँ भारत के साथ साथ आपके अमेरिका, रशिया, ठीक है, और फ्रांस, जर्मनी, US, UK, सबकी आपकी सेटेलाइट बहुत सारी होंगी। तो चांसेस होते हैं कि बार सेटेलाइट आपकी ये आपस में टकरा दी जाती है, और एक सेटेलाइट की एक लाइफ होती है, सेटेलाइट की लाइफ होती है, मतलब कि एक वक्त के बाद वो सेटेलाइट आपके काम नहीं करती है, तो उसको धरती पर लाया नहीं जाता है, वो आपको उसी पर्दे में छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए। अब उससे क्या होता है, कई बार सेटेलाइट आपका आपस में टकरा भी जाती है, और मलबा उसका आपस में इकट्ठा रहता है, हमेशा वहाँ पे घूमता रहता है। तो एक तरीके से कहता हूँ स्पेस डेब्रीज आपकी इकट्ठा हो रही है, या फिर कह सकता हूँ कि स्पेस में आपका कचरा इकट्ठा हो रहा है, ठीक। जैसे धरती पर कचरा है, वैसे स्पेस में भी ये कचरा है। तो ये कचरा जो आपका इकट्ठा हो रहा है, ये स्पेस के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है, और ये आने वाले वक्त में आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला है। एक तरीके से हमने, इंसान इतना ग्रीडी हो गया है, इतना सेल्फिश हो गया है कि उसने धरती को तो बर्बाद कर ही रखा है, और अपने लाभ के लिए उसने क्या करा है, अंतरिक्ष को भी बर्बाद करना आपके स्टार्ट कर दिया है। तो इसको केस्लर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब केस्लर सिंड्रोम अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको कोई बीमारी ना समझिएगा, ठीक है। ये केस्लर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है आपका जो डिफरेंट आपकी जो बहुत सारी आपकी कह सकते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, मलबा इकट्ठा है। तो ये जो मलबा इकट्ठा है, तो एक तरीके से ये केस्लर सिंड्रोम की बीमारी कह सकते हैं, स्पेस की बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत कचरा मलबा इकट्ठा हो गया, तो उसको केस्लर सिंड्रोम नामक शब्द से हम लोग जानते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये स्पेस से रिलेटेड है। और इसी में हमने क्या किया, आपके 2019 में इंडिया ने क्या किया, आपके कोई सेटेलाइट जैसे कि घूम रही है, कोई सेटेलाइट घूम रही है, तो उस सेटेलाइट को क्या हम लोग धरती से बैठे बैठे अगर वो हम पे निगरानी कर रही है, तो कोई रॉकेट लॉन्च करके हम लोग उसको ब्लास्ट कर सकते हैं क्या। इस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट 2019 में आपके मिशन शक्ति के थ्रू इसरो ने करके दिखाया।
इसरो ने 2019 में आपके खुद की एक सैटेलाइट को यहाँ पर से एक रॉकेट लॉन्च करी और उसको ब्लास्ट किया, जो आपके मिशन शक्ति के नाम से जाना गया। ए सैट टेस्ट था, ये पे एंटी सैटेलाइट टेस्ट था कि कोई सैटेलाइट अगर फ्यूचर में हम पे निगरानी करना चाहे तो हम लोग उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, तो ये मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी आपके सिर्फ 3 देशों के पास थी, अब इंडिया के पास भी आपके पास आ गई है। पहले यूएस, चाइना और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन चौथा आपका भारत भी इसमें ऐड हो गया है, इसमें ए सैट टेक्नोलॉजी में। याद रखिएगा, ए सैट टेस्ट में किया था, मिशन शक्ति इसका नाम था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। हमने खुद की सैटेलाइट आपसे यहीं से बैठे बैठे उड़ाई थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपकी जो पूछी जाती है, एग्जामिनर पूछता है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अब अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जैसे कि चंद्रयान 2, ठीक है, शुक्रयान, और ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मिशन है और जो नासा के थ्रू लॉन्च किए गए हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, जिसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें हम लिस्ट वाइज जो है उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता के आधे घंटे की वीडियो होगी उसमें ख़त्म कर देंगे, बस आपका हो गया। स्पेस टेक्नोलॉजी से इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। अगली वीडियो जो हम लाएंगे वो बायोटेक्नोलॉजी लाएंगे। ऐसे करके आपका 4-5 वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से कवर करा दूंगा मैं। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसा कंटेंट आप सबके सामने और लाता रहूँ। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।